सवारी की तलाश में आज मैं अपने रिक्शे को कुछ ज्यादा ही दूर लेकर गया था। ताहत नजर वीराना ही वीराना था। गर्मी, प्यास और हब्स ने मिलकर मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। रात ही तो अम्मा ने कहा था कि घर में राशन खत्म होने को है। मुझे सिर्फ राशन की ही परेशानी ना थी। 2 महीने हो गए मैंने घर का किराया भी नहीं दिया। जब भी तो परेशानी में सवारी की तलाश में इतनी ज्यादा आगे निकल आया था। अब थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। शाम तो कब की ढल चुकी थी। अब रात होने वाली थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि अचानक मुझे उस वीरानी जगह पर काले बुर्कों में मलबूस 3 नकाबपोश लड़कियां दूर से आती हुई नजर आई। मैं हैरान रह गया। इस वीरान जगह पर कोई घर भी नहीं था। फिर इन लड़कियों की मौजूदगी हैरत में मुब्तला कर गई। लेकिन फिर इस आस में मैं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा कि शायद इन्हें किसी सवारी की तलाश हो, या फिर रास्ता भटक कर वो इस वीरान जगह पर आई हो। और फिर मेरा ये सोचना ठीक साबित हुआ जब वो मेरे रिक्शे के करीब आकर हुई थी। एक नकाबपोश लड़की मुझसे कहने लगी, भाई क्या आप हमें शाह हवेली तक छोड़ सकती हैं? मैंने फौरन कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, आप बैठे। मेरे कहने के बाद वो तीनों नकाबपोश लड़कियां रिक्शे में बैठ गई। मैं खुश हुआ कि चलो इस वीरान जगह पर कोई तो सवारी हाथ लगी, वरना मुझे खाली रिक्शा लेकर यहाँ से बहुत दूर शहर की तरफ जाना पड़ता। शाह हवेली यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर थी। रिक्शे में इतना पेट्रोल था कि मैं आसानी से वहां तक जा सकता था, लेकिन शायद वापसी के लिए पेट्रोल ना बचता। मैं सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये लड़की मुझे किराया देगी तो उसी से पेट्रोल डलवाऊंगा। वहां जाने का किराया अच्छा खासा बनना था। रिक्शा चलाते चलाते मैं सोच रहा था कि ये तीनों भला शाह हवेली क्या करने जा रही है, क्योंकि वो तो पिछले कई सालों से वीरान कोठड़ी थी। उसका मालिक न जाने क्यों एक रात चुपचाप अपने खानदान के साथ वो हवेली खाली करके कहीं दूर चला गया था। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। शायद ये नौजवान लड़कियां उसकी कोई रिश्तेदार होंगी। इतनी सोचों को सोचता मैं रिक्शा चलाए जा रहा था। मैंने देखा कि तीनों लड़कियां हंस हंस कर आपस में बातें कर रही थी। तीनों लड़कियां एक जैसी कद और एक जैसी उम्र की दिखती थी। नकाब में उनका चेहरा वाज़ेह ना था, लेकिन हसीन आंखें बता रही थी कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। अचानक एक लड़की मुझसे कहने लगी, भाई हमारे पास तो किराया नहीं, हम आपसे ये बात कहना भूल गए थे। उनकी ये बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैं उनसे कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर किराया नहीं है, वैसे भी आप तीनों लड़कियां एक वीरानी जगह पर मौजूद थी। आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आजकल हालात वैसे भी अच्छे नहीं। मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ जहां पर आपको जाना है। किराए वाली बात सुनकर मुझ पर मायूसी तारी हुई, लेकिन मैंने फिर भी इन लड़कियों पर जाहिर ना होने दिया। मेरी बात सुनकर वो खामोश थी। अब मैं संजीदगी से रिक्शा चला रहा था। कुछ देर पहले मिलने वाली खुशी अब गायब हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद शाह हवेली आ गई। वो तीनों लड़कियां मुझे कुछ कहे बिना रिक्शे से उतरकर उस हवेली में दाखिल हुई। उस हवेली के आसपास के घर भी कब के वीरान हो गए थे। अब मैं रिक्शा घुमाकर वापसी की तरफ मुड़ रहा था। अचानक मेरी नजर पीछे रखी एक थैली पर पड़ी। ये थैली तो उन तीनों लड़कियों में से एक के पास थी। मैंने रिक्शा रोका और उतरकर उस थैली को देखा। वो थैली वजन में ज्यादा थी, न जाने उसमें उनकी क्या चीज थी। मैं हवेली से ज्यादा दूर नहीं आया था, इसीलिए पलटकर फौरन वहीं पहुंचा। उस वीरान और बुसीदा सी हवेली में जाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अजीब सा खौफ मुझे अपनी लिपेट में ले रहा था, लेकिन फिर भी ये किसी की अमानत थी, और वो भी लड़कियां जो अकेली रिक्शे में बैठ गई थी। फिर जैसे ही मैंने हवेली की लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। रात के इस पहर हवेली का मंजर बहुत खौफनाक लग रहा था। अंदर जाकर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी इंसान का नामो निशान भी ना हो। तो फिर भला वो लड़कियां कहाँ चली गई? वो तो मेरे सामने इसी हवेली में दाखिल हुई थी। हवेली के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। ना तो कोई दिया रोशन था और ना ही कोई ऐसी निशानी मिली थी
कि यहाँ पर इंसान की मौजूदगी का एहसास हो। अब खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं फौरन ही बाहर आ गया था, जल्दी से रिक्शा स्टार्ट किया और सड़क पर ले जाने लगा। वो थैली मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी, अब मुझे उस थैली से भी डर लग रहा था। न जाने वो लड़कियां कौन थी और हवेली में जाकर यूं गायब हो गई थी। मैं बहुत ही खौफजदा सा घर पहुंचा था। अम्मा ने दरवाजा खोला। मैं थका हारा सा चारपाई पर जाकर बैठ गया। अम्मा ने जब मेरे परेशान चेहरे को देखा तो कोई भी सवाल नहीं किया। मैं चुपचाप खाना खा रहा था। मैंने छोटी बहनों के बारे में भी पूछा था तो अम्मा कहने लगी वो तो कब की सो गई। तभी अम्मा की नजर मेरे करीब रखी उस काली थैली पर पड़ी। अम्मा कहने लगी, बेटा ये क्या है। मैं अम्मा से कहने लगा कि कुछ सवारी रिक्शे में ये भूल गई थी। तभी अम्मा ने उस थैली की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे खोलकर देखने लगी। मैं अम्मा को रोकना चाहता था कि जिस सवारी की ये थैली थी वो न जाने कौन थी, कहां से आई थी, लेकिन अम्मा ने मेरे कुछ कहने से पहले ही वो थैली खोल दी। अब मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस थैली में कुछ ऐसा निकला था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरा नाम सरफराज है। मैं अम्मा अब्बा की सबसे पहली और इकलौती औलाद था। मेरे बाद आने वाली 3 बहनें थी, इसलिए अम्मा अब्बा को मैं सबसे ज्यादा अजीज था। ना सिर्फ तीनों बहनें बल्कि अम्मा अब्बा भी मेरे नाज नखरे उठाते ना थकते थे। लेकिन मैंने कभी भी इस लाड प्यार का नाजायज फायदा भी ना उठाया। मैं एक सीधा साधा और जिम्मेदार लड़का था। बहुत ही कम उम्र में मुझे मालूम हो गया था कि मेरे कंधों पर ना सिर्फ अम्मा अब्बा बल्कि छोटी बहनों की भी जिम्मेदारी है। मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा था। तीनों छोटी बहनें भी मेरे साथ ही एक सरकारी स्कूल में जाती थी। अब्बा रिक्शा चलाते थे। सबसे बड़ी परेशानी हमारे घर की ये थी कि हमारा घर किराए पर था। अब्बा ने सारी जिंदगी बड़ी कोशिश की कि वो एक घर खरीदे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मजबूरी उड़ जाती थी। उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। मैं भी अब्बा से छुप छुप कर रिक्शा चलाना सीख रहा था। वो मुझे कहते कि अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, इसलिए पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं नहीं चाहता था कि तुम सारी जिंदगी मेरी तरह रिक्शा ड्राइवर बनकर गुजार दो, बल्कि पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनना। लेकिन मैं क्या करता, अब्बा बुढ़ापे में यूं सड़कों पर रिक्शा ले लेकर घूमते तो मुझे अच्छा भी ना लगता। अभी मैं सिर्फ 12 साल का ही था, लेकिन अच्छा खासा रिक्शा चलाना मैं सीख चुका था। फिर इस साल सर्दी आई तो अब्बा बीमार रहने लगे। वो अम्मा से चुपके चुपके बातें करते। मुझे मालूम भी ना था कि वो आखिरी रात को सरगोशियों में क्या बातें करते थे। फिर ये भयानक इंकशाफ उस दिन मुझ पर हुआ जब मैं रात को उठा तो उनकी बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया तो मुझे मालूम हुआ कि अब्बा को जिगर का आर्जा लाहक हो गया था। उनका इलाज महंगा था, हमारे जैसे गरीब लोगों की बस की बात ना थी। अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अब मैं सरफराज को रिक्शा चलाना सिखा देता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को परेशानी ना हो। अब्बा की ये बात सुनकर मैं बिस्तर में लेटकर पूरी रात रोया था। फिर मैंने खुद ही अब्बा से ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं रिक्शा सीखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर दुख से मुस्कुराए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 2 महीने के अंदर मैं भरपूर रिक्शा चलाना सीख चुका था। और रिक्शा सीखने के सिर्फ 4 महीने के बाद ही अब्बा एक दिन चुपचाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी वफात पर मैं सिर्फ 15 बरस का था और कोई रात ऐसी ना गुजरी थी कि जिस दिन मेरा तकिया आंसुओं से गीला ना हो। लेकिन मैंने बगैर किसी के एहसास दिलाए बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने छोटे कंधों पर डाल दी। मैं अम्मा या बहनों को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो अकेली पड़ चुकी है। अम्मा अब्बा के मरने के बाद बहनों से कह रही थी कि वो भी स्कूल छोड़कर घर बैठ जाए, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और प्राइवेट ही मैट्रिक करने का फैसला करके रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। फिर 2 साल के अंदर अंदर अब मैं एक माहिर रिक्शा ड्राइवर बन चुका था। मेरी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी कि जो अब्बा की अधूरी ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूं। मैं अपना जाती घर खरीदना चाहता था, लेकिन रिक्शे की कमाई में इतनी बचत ना हो पा रही थी। वैसे भी महंगाई बहुत ज्यादा थी और घर को चलाना इससे भी ज्यादा मुश्किल। उस दिन भी तो वो 3 सवारियां जो मुझे मिली थी उनकी ये थैली मेरे हाथ लगी थी। अम्मा ने मेरे मना करने के बावजूद थैली खोल दी। उसमें से निकलने वाला कीमती खजाना देखकर मैं और अम्मा हैरान थी। फिर अम्मा ने वापस वो थैली बंद की और कहने लगी, बेटा
ये किसी की अमानत है और हम इसमें हरगिज कोई खयानत नहीं करेंगे। बेशक मेरी अम्मा की यही तरबियत थी कि मैंने अम्मा से कहा, हाँ ये थैली यकीनन उन सवारियों के लिए बहुत कीमती होगी, वो इस थैली को लेने वापस जरूर आएंगे। अम्मा ने वो थैली हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और मुझे कहने लगी कि किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना, वरना हमारे लिए परेशानी होगी। दूसरी सुबह मैं मामूल के मुताबिक उठा और रिक्शा लेकर निकल गया। सुबह से एक भी सवारी ना लगी थी, दोपहर हो गई। अचानक ही मुझे खड़े खड़े ख्याल आया कि क्यों ना दिन के वक्त जाकर एक बार उस हवेली में जाकर देखो कि आखिर वो तीनों नकाबपोश लड़कियां वहां रहती भी हैं या नहीं। उस रात को तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अब मैं कश्मकश का शिकार था। उनकी एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास थी, मुझे लाजमी वहां जाना चाहिए था। फिर मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और उस हवेली की तरफ जाने लगा। मुझे यहाँ से काफी दूरी थी। उनकी एक बहुत कीमती चीज मेरे रिक्शे में थी। मुझे हैरत हुई कि वो इस चीज को वापस लेने क्यों नहीं आई। 1.5 घंटे के सफर के बाद मैं उस हवेली के सामने खड़ा था। उस पास घर भी खाली थे, ऐसे लगता था जैसे यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। इतनी बड़ी हवेली लेकिन अजीब वीरानी सी उसके अंदर छाई थी। अब मैं उसके अंदर चला गया था और लॉन की हालत बता रही थी कि इसमें कोई भी नहीं रहता और लॉन्च का दरवाजा भी खुला था। मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया, अचानक ही मुझे कानों में निस्वानी हंसती हुई आवाजें आई। ये आवाजें अंदर से आ रही थी, शायद किसी कमरे में वो लड़कियां मौजूद थी। अब मुझे यूं बिना इजाजत अंदर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी इस कीमती जेवरात का सोचकर मैं अंदर चला गया था। अंदर गया तो हैरत से मैं दंग था। सारे ही कमरे बंद पड़े थे। फिर हंसने की आवाजें कहां से आ रही थी। मैंने जीने से जाते ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखा, वहां भी कमरे बने हुए थे, लेकिन उन सारे कमरों के दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मेरे औसान खता हो के जरूर यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक थी जो इंसान को दिखाई नहीं देती। ये हवेली कहीं असीब ज़दा तो नहीं। यही सोचकर मैं उल्टे पैरों वहां से भागा था। जैसे ही मैं उस हवेली से बाहर आया, एक आदमी वहां से गुजर रहा था। जब उसने मेरा खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखा, कहने लगा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। लगता है तुम नए हो इस इलाके में, तभी तुम्हें इस बात की खबर नहीं। मैंने बामुश्किल से अपने हवास काबू में किए थे। फिर उस शख्स से कहने लगा कि हाँ, मैंने कल यहाँ एक सवारी को छोड़ा था, उसका कोई सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, इसलिए बस वही देने के लिए इस हवेली में आया था। लेकिन उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। क्या ये हवेली बंद पड़ी है? मैंने एक ही सवाल में उस शख्स से बहुत सारे सवालात पूछ लिए थे। वो हैरान हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा, लेकिन इसमें तो पिछले 20 सालों से कोई भी नहीं रहता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर ये हवेली कब का छोड़ के चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए। जब से ही ये हवेली इसी तरह से वीरान पड़ी है। इस हवेली के बारे में तो कई तरह की बातें मशहूर हैं। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हैरानों परेशान खड़ा था, क्योंकि इन तीनों नकाबपोश लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। वो रात के आधे पहर मुझे किराया दिए बगैर यहाँ पर उतरी थी। अब मुझे मजीद जाने का तजस्सुस हो रहा था। अगर मैं उस शख्स को बता देता कि मेरे रिक्शे में उनका बहुत कीमती खजाना था, तो वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। फिर मैं उसी तरह वापस आ गया था। आकर मैंने अम्मा से कहा कि मैं इस खजाने को देखना चाहता हूँ। अम्मा ने वो थैली मेरे सामने लाकर रख दी। उसमें चमकने वाले कीमती हीरे जवाहरात इस तरह से मौजूद थे कि जिस तरह कल रात को वो मैंने देखे थे। अम्मा कहने लगी, बेटा, क्या वो लड़कियां नहीं मिली जो ये खजाना छोड़कर गई थी? मैंने कहा कि नहीं अम्मा, जहां पर वो लड़कियां उतरी थी वो हवेली तो बिल्कुल वीरान पड़ी है। मैं आज भी वो देख कर आया हूँ। फिर अम्मा कहने लगी, बेटा, ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। घर का किराया भी अदा करना है और राशन के लिए भी पैसे नहीं। तुम क्या कहते हो? इस बात पर मैं अम्मा से कहने लगा, नहीं अम्मा, ये हमारे पास किसी की अमानत है। हम हरगिज़ उनकी इजाजत के बगैर इसमें से कुछ खर्च नहीं कर सकते। अम्मा ने मेरी बात पर सर हिला दिया। फिर उस थैली को ऐसे ही लिपेट कर अपनी अलमारी में रख दिया। मैं सोचने लगा कि जब तक ये मेरे घर में मौजूद रहेगा, इसी तरह अम्मा या मेरे जहन में इस खजाने के बारे में यही सोचें आती रहेंगी। इससे तो बेहतर है कि मैं उन लड़कियों को ढूंढूं और उनकी ये अमानत उनके हवाले कर दूं।
ऐसा ना हो कि मेरी नीयत खराब हो जाए और मैं इसे बेच डालूं। दूसरे दिन सुबह मैं रिक्शा लेकर निकला तो इत्तेफाक से उसी एरिया की सवारी मुझे लग गई। वो एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग था जो उसी तरफ जा रहा था। फिर मैं बातों ही बातों में उस बुजुर्ग से कहने लगा, क्या आप शाह हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? वो बुजुर्ग बहुत हैरान हुआ, फिर कहने लगा, हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो तो 20 सालों से खाली एक पुरानी हवेली है। जी, मैं उस बाबा जी से कहने लगा, बस मुझे ऐसे ही उसके बारे में जानने का शौक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां के मालिकों ने उसे क्यों खाली किया? फिर वो बुजुर्ग कहने लगा कि आज से 20 साल पहले उस हवेली में एक खानदान बसता था। वो लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन उनके खानदान का एक नौजवान जिसका नाम अफरोज था, उसका आना जाना बहुत ही गलत लोगों में हो गया था। वो लोग जादू टोने के माहिर थे और अफरोज को भी उन्होंने इसी काम में लगा दिया था। इस हवेली में रहने वाले सारे ही लोग जानते थे कि अफरोज का आना जाना एक पीर के आस्थाने पर है। एक दिन अफरोज ने उस पीर को एक अमल करते हुए देख लिया। वो पीर कोई खास अमल कर रहा था जिसे करके वो जिन्नात को अपना मोक्कल बनाना चाहता था। फिर दूसरे दिन पीर ने अपने आस्थाने पर काम करने वाले सारे मुरीदों को खुशखबरी सुनाई कि उसने 4 जिनजादों को अपने कब्जे में कर लिया है। वो निहायत ही खुश नजर आ रहा था। फिर अफरोज ने सोचा कि जब ये पीर वो अमल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही सोचकर वो घबराया और उसने उस हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर बैठकर वो अमल करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल 7 रातों तक सबसे छुपकर वो अमल करता। जैसे ही अमल खत्म हुआ तो अचानक ही जैसे कोई हवेली में भूचाल सा आ गया हो। तेज गिरदो गुबार और लाल आंधी चलने लगी। हवेली में चारों तरफ एक तूफान आ गया। चीजें उड़कर खुद ब खुद ही दीवारों से टकरा रही थी। सारी हवेली के लोग परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ थमा तो अफसोस एक खुशखबरी मिली कि उसने एक बहुत ही बड़े जिन्नात के सरदार को इस अमल के जरिए अपना मोक्कल बनाया है, क्योंकि अफरोज ने वो अमल उस पीर से भी ज्यादा खतरनाक किया था। लेकिन हवेली वाले नहीं जानते थे कि आने वाली जिंदगी उनके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। जैसे ही वो सरदार अफरोज का मोक्कल बना, अब अफरोज ने हवेली के एक कमरे में ही अपना आस्ताना बनाया। अब वो हर काम कर सकता था जो वो पीर किया करता, लेकिन चूंकि वो जिन्नात के कबीले का सरदार था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक जिन्नात उस हवेली में आकर रहने लगा और वो अपने सरदार को बहुत ज्यादा चाहते थे। किसी भी कीमत पर इंसानों की दुनिया में उसे नहीं देख सकते थे। इसलिए जब सारे आकर उस हवेली में रहने लगे तो हवेली में रहने वाले खानदान के लिए परेशानियों ने सर उठाना शुरू किया। पहले तो वो इस बात से ला इलम थे कि हवेली में ये सब क्या हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन अफरोज की हरकतें मशकूक होती जा रही थी। अब दिन में तो वो जिन्नात जाहिर ना होते, लेकिन जैसे ही रात होती तो हवेली में चीजें उठाने पटकने की आवाजें शुरू हो जाती। अफरोज ने सिर्फ एक ही जिन्नात के सरदार को अपना मोक्कल किया था। बाकी जिन्नात उसके बस से बाहर थे। वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका था। अब वो उस पीर के पास जा पहुंचा और उसने अपनी सारी परेशानी उससे आगाह की। तो फिर उसे कहने लगा कि तुमने मेरी बगैर इजाजत के वो अमल क्यों किया? मैं तो कभी भी किसी सरदार को अपना मोक्कल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि फिर जिन्नात पीछे लग जाती हैं। अब वो जिन्नात तुमसे बदला लेने के लिए कभी भी हवेली खाली नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे पूरे खानदान को यहाँ से जाना होगा, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। अफरोज ने पीर की एक बात भी ना मानी और ना ही उसने अपने घर वालों को इस बात से आगाह किया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ही जिन्नात के बदले के आसार नजर आना शुरू हुए। जब हवेली में रहने वाली जवान लड़की को दौरे पड़ने लगे, उसे हर जगह जिन्नात दिखाई देते और वो खौफ से चीखे मारती थी। उसकी हालत देखकर सब परेशान थे। फिर एक मौलवी आया, उसी ने ही सारी हवेली वालों को बताया कि तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से ये गलती हुई है कि उसने जिन्नात को सताया है। अब इसका यही हाल है कि आप लोग ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, क्योंकि इस जिन्नात के पूरे कबीले ने इस हवेली पर कब्जा किया है। अब वो किसी कीमत पर भी यहाँ से नहीं जाएंगे। उस लड़के की वजह से उनका पूरा ठिकाना बर्बाद हो गया है। उनकी जिंदगी में भूचाल बर्पा हो गया था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से की कैफियत में मुब्तला थे। अब अफरोज शदीद शर्मिंदा था। बार बार उस मौलवी से कहने लगा, इसका कोई तो हल निकालें।
हम अपनी हवेली हरगिज छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मौलवी साहब कहने लगा, इस पूरे कबीले से लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग चुपचाप ये जगह खाली करें। वो मौलवी बिना इलाज किए ही चला गया। अब तो इस हवेली में एक शोक का समा था। फिर रातों ही रात वो पूरा खानदान ये हवेली छोड़कर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि इस हवेली में क्या वाकया पेश आया है। ये बात जानने के बाद भी किसी भी मोहल्ले वाले की हिम्मत ना थी कि उस हवेली की रुख करे। लेकिन जवान, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो। उस बुजुर्ग की बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। फिर मैंने उन्हें सच्चाई बताने का फैसला किया और उन नकाबपोश लड़कियों का बताया कि किस तरह रात के आधे पहर वो रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर खुद इस हवेली में चली गई। बुजुर्ग बड़ी हैरत से मेरी बात सुन रहे थे। फिर कहने लगे, तुम्हारी बात सुनकर तो यही लग रहा है कि वो जरूर उसी जिन्नात के खानदान की जिनजादियां हों। हो सकता है कि सरदार की शहजादियां हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात के आधे पहर इस हवेली से आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने छत पर चलते फिरते जिन्नात को भी देखा है। इसलिए हमारे इलाके के कोई भी लोग रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। फिर मैं उस बुजुर्ग से कहने लगा, लेकिन वो मेरे रिक्शे में वो कीमती खजाना छोड़कर क्यों गई? ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, ये बात तो मैं भी नहीं जानता बेटा, हो सकता है कि वो अपना खजाना ले ले, तुम्हारे पास दोबारा जरूर आए। अब उनकी मंजिल आ गई थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो हवेली थी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था कि जिन्नात रात के वक्त दिखाई नहीं देते, बल्कि देखें वो रात को ही पूरी हवेली में घूमते फिरते हैं। इसका मतलब है कि मुझे उन जिनजादियों से मिलने के लिए रात को यहाँ पर आना चाहिए था। अब मेरा रुख घर की तरफ था। थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके थे। मैंने उन्हीं से ही मामूली सा राशन खरीदा और घर चला गया। उन नकाबपोश जिनजादियों ने तो मुझे अजीब सी मुश्किल में फंसा दिया था। अब मेरा रिक्शा चलाने पर भी ध्यान नहीं था। अम्मा अलग से उस खजाने की वजह से परेशान रहती कि कहीं कोई चोर या डाकू घर में ना घुस आए। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और रात को मैं उस हवेली में जाने का फैसला किया। अब मैं रात के आधे पहर उस हवेली में जाना चाहता था। बगैर अम्मा को बताए जैसे ही रात हुई, मेरा रुख उस हवेली की तरफ था। रिक्शे को मैंने वहां से थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया था। अब पैदल ही पैदल मैं उस हवेली की तरफ जा रहा था। सारी गलियों में सुनाटा छाया हुआ था। इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर भी यहाँ दूर तक नजर ना आया। मैं शदीद खौफ का शिकार था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस हवेली में आ गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो खौफ से मेरी हालत बुरी थी। दिन के वक्त जो हवेली बिल्कुल बुसीदा और उजड़ी हुई थी, अब उसमें रोशनियों की वजह से खूब रौनक थी। मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। अचानक ही हाल का बड़ा सा दरवाजा खुला और मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। उस दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियां निकली थी। उनके लंबे लंबे और सुनहरी बाल थे, लंबे लंबे रेशमी जोगे पहने। वो हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। मैंने उनकी आंखों से पहचान लिया था, ये वही जिनजादियां थी जो नकाबपोश बनकर मेरे रिक्शे में बैठी थी। अब मैं दरख्त के पीछे खड़ा खौफ से कांप रहा था। मैं समझ गया कि इन्होंने जरूर मुझे देख लेना है, क्योंकि वो मेरी तरफ आ रही थी। अब उसी दरख्त के नीचे खड़ी होकर बातें कर रही थी। जिसके पीछे मैं छुपा था, एक जिनजादी दूसरे से कहने लगी, मुझे यहाँ पर आदमजाद की बू महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि हमारी हवेली में कोई आदमजाद आया है। दूसरी जिनजादी कहने लगी, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन भला आदमजाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे ही इंसानों को खबर है इस हवेली पर हमारे पूरे कबीले का राज है। हम यहाँ किसी को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे साथ रहे। वो तीनों ऐसी बातें कर रही थी जबकि मैं खौफ से सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर तीसरी जिनजादी कहने लगी, चलो आओ अब हम अब्बा हजूर से कहते हैं जिनजादों को भेजकर अच्छी तरह यहाँ की देखभाल करवाए। अब वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ही मेरे पांव किसी कीड़े ने काटा तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। वो तीनों एकदम पलटी थी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान थी। मैंने उन्हें यूं देखते पाया तो बहुत डर गया। अब वो चलती हुई मेरे करीब आई और कहने लगी, रिक्शे वाले तुम इस हवेली में कैसे अंदर आए? मैं कांपते लहजे में उनसे कहने लगा, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया। मैं जानता हूँ कि जिन्नात का कबीला इस हवेली में आबाद है, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास है। इसी वजह से मैं उस अमानत को लुटाने में आज इस हवेली में आया था। वो जिनजादियां हैरान थी। फिर कहने लगी,
रिक्शे वाले, तुम तो बहुत ईमानदार निकले। हाँ, वो माहपारा के कुछ जेवरात थे जो उस रात सुनार से लेकर आती थी, लेकिन हम गलती से उस रिक्शे में भूल गए। ला दो, हमारे जेवरात कहाँ हैं? फिर मैं उनसे कहने लगा कि मैं आज तो आपको यहाँ देखने आया था कि आप यहीं रहती हैं या नहीं। इसकी वजह से उन कीमती जेवरात को अपने साथ नहीं ला सका, लेकिन आप जब कहेंगी मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। महापारा जिनसादी ने उस रिक्शे वाले को देखा। उसे वो बहुत अच्छा लगा, वो उसकी ईमानदारी से मुतासिर हुई, इसलिए उसे कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ मत आना, क्योंकि अगर हमारे रखवाले जिन्नात ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो ऐसा ना हो कि वो बिना सोचे समझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। मैं अपने जेवरात लेने के लिए खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मैं उनकी बात पर कुछ घबराया, लेकिन फिर मैंने कह दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं उस रात वापस आ गया था, लेकिन हैरान हुआ क्योंकि वो जिनजादियां बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देती थी। शायद उन्हें इंसान बनकर रहना अच्छा लगता था। अब मैं वापस घर आया तो पूरा पसीने में शराबूर, खौफजदा शक्ल लिए जब मैं चारपाई पर बैठा तो अम्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? फिर मैंने अम्मा को पूरी बात बता दी कि किस तरह रात के आधे पहर उस हवेली में गया था। फिर मैंने अम्मा को कह दिया, आज नहीं तो कल वो जिनजाती अपनी अमानत लेने आएगी। अम्मा तो खौफ से अपने दिल पर हाथ रखकर बैठी थी और कहने लगी, ये तूने क्या किया? जरूरत थी मुझे हवेली में जाने की क्या? अगर वो जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते? तो फिर मैंने कहा, अम्मा, अमानत तो अमानत होती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या किसी जिन्नात की। इस पूरी रात मैं सो नहीं सका। अजीब अजीब से ख्यालात पूरी रात मेरे जहन में आते। अब अम्मा दिन रात परेशान रहने लगी। दोनों छोटी बहनें मैट्रिक कर चुकी थी। अब अम्मा से जिद कर रही थी कि उन्हें आगे कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन अम्मा उन्हें समझाने लगी कि घर के हालात ठीक नहीं, अभी तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसे तंग ना किया करो। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर उनके दिल में पढ़ने की आरजू है तो मैं उन्हें जरूर कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। फिर उस रात अचानक ही दरवाजा बजा। मैं घर पर था, मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान गया था कि कोई और नहीं बल्कि वही जिनसादी महापारा थी। वो यकीनन अपनी अमानत लेने आई थी। मैंने उसे कहा कि 1 मिनट आप रुके, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो कहने लगी, रिक्शे वाले, मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? मैं उसकी बात पर घबरा गया, फिर उसे अंदर आने का कह दिया। अब वो आंखें घुमा घुमा कर पूरे घर का जायजा ले रही थी। फिर मैंने अंदर छोटी संदूक से उसके जेवरात निकालकर उसे थमा दिए। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई, फिर कहने लगी, मैंने बहुत शौक से खरीदे थे। यूं तो हमारे लिए कोई चीज भी हासिल करना मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरे बाबा कबीले के सरदार हैं, इसलिए हमारे पास हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं। लेकिन जो भी चीज मुझे पसंद आती है, मुझे हासिल करके ही रहती हूँ। इसलिए मैंने खुद अपनी मर्जी से एक सुनार से खरीदे थे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके फौरन से गायब हो गए। मैं शुक्र अदा करने लगा कि जिसकी अमानत थी उसे मिल गई। अब मेरे सर पर से बोझ उतर गया था। मैं रिक्शा चलाने पर ध्यान देने लगा था। गलती से भी उस हवेली की तरफ ना जाना चाहता। अगर कोई भी सवारी मिलती तो मैं भी इनकार कर देता। उस दिन भी मेरी सवारी यहाँ कम लगी थी। मैं रात के 12 बजे तक एक सड़क के किनारे खड़ा था। मेरे करीबी एक थैले वाला फ्रूट बेचता था। फिर 1 बजने वाला हुआ तो वो वहां से चला गया। उसने मुझे भी कहा कि भाई, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी घर चले जाओ। आजकल हालात सही नहीं, तुम भी घर चले जाओ। लेकिन मैं सवारी की आस में आज फिर रात गए तक सड़क पर ही मौजूद था। अभी मुझे खड़े थोड़ी देर हुई थी, अचानक मेरे कानों में हंसी की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो हैरत से उछल पड़ा। वही तीनों जिनजादियां मुझे देखकर हंस रही थी। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि उनकी अमानत तो मैं लुटा चुका हूँ, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं आज फिर ये मेरे रिक्शे में ना बैठ जाए। यही सोचकर मैं रुख मोड़कर खड़ा हो गया। दिल चाह रहा था कि अभी रिक्शा स्टार्ट करूं और घर की तरफ चला जाऊं। फिर एक जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी, रिक्शे वाले, हमें हवेली की तरफ छोड़ दोगे? मैं खुद के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा था कि उस जिनजादी से कहता कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, इसलिए खामोश खड़ा। तभी दूसरी जिनजादी कहने लगी, देखो तो सही ये कितना खौफजदा है। अभी तो हम इसके सामने इंसानी रूप में आए हैं, अगर अपने असल रूप में आए तो ये बेहोश होकर गिर जाएगा। वो तीनों अब कह के लगाकर हंस रही थी। मैं कुछ शर्मिंदा सा हुआ, फिर कहने लगा,
जिस तरह मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ, इसी तरह आप भी ऐसे ही मखलूक हैं। मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी हवेली यहाँ से बहुत दूर है और मेरा आने जाने का पेट्रोल बहुत ज्यादा लग जाता है। वैसे भी उस दिन भी आपने मुझे किराया नहीं दिया। मेरी ये बात सुनकर एक जिनजादी कहने लगी, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि वो किराया तो बहुत मामूली सी था। हम तुम्हें एक खास चीज देने आए हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात सुननी है। मेरी ये बहन, जिसका नाम महपारा जिनजादी है, ये तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर है और तुम्हें अपना दिल दे बैठी है। क्या तुम इससे दोस्ती करोगे? मैंने हैरान होकर उस जिनजादी को देखा, जो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। मुझे खामोश देखकर दूसरी जिनजादी कहने लगी, महपारा से दोस्ती कर लो, तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। अब मैं कश्मोकश का शिकार था, उन्हें इनकार करने की जुर्रत भी ना थी और ना ही मैं हामी भर सकता था इसी तरह से। तो फिर ये हर वक्त मेरे सामने आकर मुझे यूं ही डराती रहती। फिर महपारा कहने लगी, मुझे ईमानदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नजर से नहीं देखा। तुम बहुत अच्छे हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम्हारी जिंदगी बदलकर तुम्हारी जिम्मेदारियों को कम करना चाहती हूँ। उस जिनजादी की बात ने मुझे हैरत में मुबतला किया। फिर मैंने अपने दिल की रजामंदी पर उस जिनजादी से दोस्ती के लिए हामी भरी। फिर वो कहने लगी कि मैं चंद दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने घर वालों से बहाना बनाना होगा। मैं तुम्हारे रिक्शे में पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। अब वो दो जिनजादियां वापस उस हवेली में चली गई, जबकि महपारा मेरे साथ घर जा रही थी। मैं खौफ का शिकार था कि कहीं अम्मा उसके साथ मुझे देखकर खौफ ज़दा ना हो, लेकिन मैं अम्मा को ये सच्चाई नहीं बताऊंगा कि वो इंसानी लड़की नहीं बल्कि जिनजादी है। जब मैं रात के आधे पहर उस जिनजादी को अपने साथ लेकर घर पहुंचा तो अम्मा ने ही दरवाजा खोला। वो हैरान थी क्योंकि आज मेरे साथ एक लड़की थी। फिर अम्मा के पूछने पर मैंने उन्हें कह दिया कि ये लड़की अलावा इस हालत में सड़क पर खड़ी थी, बहुत बुरे हालात से गुजर कर आई है, इसलिए ये हमारे साथ इस घर में रहना चाहती है, फिर किसी शेल्टर होम में चली जाएगी। मेरे इस झूठ पर वो जिनजादी बड़ी हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी, लेकिन मैं उससे नजरें चुरा ली। मैं उसे क्या बताता कि हमारे माशरे में चाहे कोई नौजवान लड़की हो या जिनजादी, उसका आधी पहर को किसी नौजवान लड़की के साथ आना ठीक नहीं समझा जाता। अम्मा ने न जाने मेरे झूठ पर यकीन किया था या नहीं, लेकिन उनकी नजरें उस जिनजादी पर जमी थी जिसने गले में सोने का खूबसूरत गुलूबंद पहन रखा था, जबकि हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन, कानों में भी सोने की बालियां डाल रखी थी। शायद इसी वजह से वो शक भरी नजरों से उस जिनजादी को देखे जा रही थी। अब वो इस घर में मेरे साथ ही रहने लगी। जैसे ही मैं रिक्शा चलाकर घर लौटता, फौरन ही खुशी से दरवाजा खोलती और फिर अम्मा और छोटी बहनों के सो जाने के बाद मेरे साथ रिक्शे में बैठकर बाहर निकल आती। अब रात को वो कभी किसी जगह जाने की फरमाइश करती तो कभी किसी जगह। अब मैं पूरा दिन थका हारा होता, लेकिन फिर भी उस जिनजादी की फरमाइश पर मैं उसे हर उस जगह पर घुमाता जहां पर वो जाना चाहती। अम्मा और बहनों की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। फिर एक दिन मैं घर आया तो अम्मा मुझे कहने लगी, देखो तो सही ये लड़की कितनी अच्छी है। आज मालिक मकान दरवाजे पर खड़ा होकर शोर कर रहा था तो कहने लगी कि दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस बेचारी लड़की ने अपने कानों से सोने की बालियां उतारकर उस मालिक मकान को दी। मैं तो शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी। अब मैं अम्मा को क्या बताता कि वो तो जिन्नात के शहनशाह की बेटी थी, इसके पास तो दौलत की कोई कमी ना थी। इन बालियों की भला उसकी नजरों में क्या हैसियत। फिर अम्मा की अगली बात पर मैं हैरत से उछल पड़ा। वो कहने लगे कि तुम इस लड़की से शादी कर लेना। मैं तो कहती हूँ कि लावारिस से अच्छा है, इसे भी सहारा मिलेगा। मेरी अम्मा बेशक इतने ही अच्छे दिल की मालिक थी। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दी और कहने लगा, खुदा के लिए अम्मा ये बात उसके सामने मत कहना। मैं उन्हें कैसे बताता कि वो जिनजादी मेरे पीछे पड़ी है, न जाने वो कितने दिन तक इस घर में रहेगी। एक दिन आधी रात को मैं रिक्शा खराब हो गया और रात के 2 बज गए, लेकिन मैं सड़क पर बड़ी बुरी हालत में खड़ा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद को कहता, ना ही कोई मैकेनिक की दुकान थी। जब भी कभी ऐसी हालत में होता तो मेरे ऊपर शदीद मायूसी तारी हो जाती। मुझे अपनी गुर्बत से नफरत होने लगी थी। रिक्शा भी तो अब्बा के जमाने का खरीदा हुआ था। कम से कम इस रिक्शे को 12 साल होने वाले थे। ना तो मेरे पास मोबाइल था,
दूर दूर तक किसी इंसान के आसार नजर नहीं आते थे। अभी मैं परेशान हालत में खड़ा ही था, अचानक मुझे दूर से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। लंबे चौड़े कद के वो आदमी सीधा मेरी तरफ ही आ रहे थे। फिर वो मेरे पास आकर रुके और कहने लगे, क्या हुआ नौजवान, परेशान नजर आते हो? चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। फिर उन्होंने चंद सेकंड में ही रिक्शा ठीक करके मुझे दिया और कहने लगे, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने लगा तो वो कहने लगे कि हम किसी के कहने पर यहाँ आए थे। ये कहकर जैसे ही मैंने रिक्शा आगे बढ़ाया, वो खुद ब खुद रिक्शे से गायब हुए। मैं बिल्कुल सुन हो गया, समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। जैसे ही रात के 3 बजे घर पहुंचा, माँ पारा मेरा इंतजार कर रही थी। अब अम्मा की बजाय ज्यादातर यही जिनजादी दरवाजा खोलती थी। फिर वो कहने लगी, मैंने ही उन जिनजादों को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारी मदद के लिए। अब मैं समझ गया कि वो आदमी उस सुनसान जगह पर आधी रात की पहर मेरे पास क्यों आए थे। फिर एक दिन वो जिनजादी कहने लगी कि मैं वो झील देखना चाहती हूँ जिसका पानी नीला है। वहां पर मैं आज तक नहीं गई, सोचती हूँ तुम्हारे साथ जाऊंगी तो दुनिया को तुम्हारी नजर से देख पाऊंगी, वरना ऐसी जगहों पर हम जिन्नात को कोई टिकने नहीं देता। अब वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे साथ मौजूद थी। मैं उसके कहने पर उसे नीली झील के पास ले आया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर मैं उसे पूरा दिन और पूरी रात घुमाने के बाद थक हार कर घर लौटा था। फिर दूसरे दिन मैं उठा तो अम्मा तशवीश से कहने लगी, वो लड़की न जाने कहाँ चली गई है। सुबह उठकर देखा तो घर में मौजूद भी ना थी। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं भाग गई, पर ऐसी नजर तो नहीं आती। मैं भी तशवीश से मुब्तला था कि कहीं वो जिनजादी नाराज तो नहीं हो गए, लेकिन मैंने तो उसे कोई खताब ही ना की कि चुपचाप भला कहाँ जा सकती हो सकता है कि अपने कबीले में वापस चली गई। अब मेरे दिन बड़ी खामोशी से गुजर रहे थे। एक अजीब सी मायूसी थी जो मेरे पूरे वजूद पर छाई थी। एक रात मैं घर वापस आया तो अम्मा कहने लगी, ये कोई आदमी खत देकर गया है तुम्हारे लिए। जब मैंने वो खत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगर अपना इनाम लेना चाहते हो तो उस दरख्त के नीचे आ जाना जहां पर तुम पहली दफा हमसे मिले थे। नीचे जिनजादी महापारा का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान हुआ, एक बार फिर से मुझे वहीं जाना था। अगर मैं ना जाता तो वो यहाँ आ जाती। फिर उस रात मैंने रिक्शा निकाला भी नहीं था और पैदल ही पैदल वहां पर पहुंच गया। अब मैं इस तरह नीचे खड़ा इन्हीं जिनजादियों का इंतजार कर रहा था जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलवाया था। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में चंचल हंसी की आवाजें आई। दूर से ही उनके रंगीन लिबास नजर आए। वो यूं ही हंसती मुस्कुराती तीनों एक साथ आया करती थी। फिर महापारा कहने लगी, देखो ये रिक्शे वाला कितना अच्छा है। इसने बगैर किसी मुआवजे के ना सिर्फ मुझे पूरी दुनिया दिखाई, बल्कि एक बार भी शिकायत नहीं की कि मेरे हालात इतने बुरे हैं। फिर दूसरी जिनजादी कहने लगी कि तुम्हारा दिल यूं ही तो इस नौजवान पर नहीं आया। फिर महापारा कहने लगी, हाँ लेकिन अब मैं इसे परेशान नहीं करूंगी, अब मैं इसकी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी चादर में छुपाई हुई वो पूरी थैली मेरे हवाले की और कहने लगी, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है जो तुमने अपनी जिंदगी में किया है। तुम्हारी आदत बाकी इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। मुझे यकीन है कि तुम दौलत पाकर भी बिल्कुल ना बदलोगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। जब हमारा दिल चाहेगा हम तुम्हारे साथ घूमने फिरने तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। जाओ और जाकर अपनी किस्मत बदल लो। आज के बाद तुम एक रिक्शे वाले नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े इंसान कहलवाओगे। मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। मुस्कुरा दी, फिर कहने लगी, मैंने तुम्हारे घर में रहकर बहुत कुछ सीखा है और दुनिया को तुम्हारी नजरों से मैंने देखकर ये एहसास किया कि बास चीजें जो इंसान के लिए खास होती हैं वो हमारे लिए बिल्कुल आम सी नजर आती हैं, लेकिन जो इंसानों के लिए आम होती हैं वो हमारे लिए बहुत खास होती हैं। तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी हो तो बस हम तीनों को याद कर लेना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, अगर कोई लड़की भी तुम्हें आधी रात को मदद के लिए बुलाए तो तुम कभी भी इनकार मत करना। महापारा मुझे बहुत ही मोहब्बत से देखती है। वहां से गायब हुई। मैंने इस थैली को खोलकर देखा, उसमें तो मेरी सोच से भी ज्यादा कीमती खजाना मौजूद था। मैं रात के 3 बजे घर पहुंचा तो अम्मा मेरे इंतजार में परेशान बैठी थी। फिर कहने लगी, तुम ही तो मेरी जिंदगी का सहारा हो, देखो तो सही, तुम्हें देर हो जाती है तो मेरा कलेजा बाहर आने को हो जाता है। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहने लगा, अम्मा फिक्र ना करो, अब ये बेटा कभी देर से नहीं आएगा। फिर मैंने अम्मा के सामने वो थैली रखी जिसमें वो कीमती खजाना मौजूद था जिसे एक बार अम्मा ने मुझे बेचने का कहा।
अम्मा बहरा से मुझे देख रही थी, फिर सर थामकर कहने लगी, न जाने तुम क्या करते रहती हो। अब ये कहां से आ गया, कौन भूल गया तुम्हारे रिक्शे में। मैंने प्यार से अम्मा का हाथ थामा और कहने लगा, ये सब आपका है। हमारे घर में रहने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक जिनज़ादी थी। मैंने उसकी चंद ख्वाहिशात पूरी की तो बदले में उसने मुझे इस कीमती इनाम से नवाजा। अम्मा बहुत खुश हो रही थी, बार बार खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ रही थे। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई, लेकिन मैंने सिर्फ अपने हालात ना बदले। मेरी तरह के जो नौजवान भी मुझे हालात से परेशान नजर आते, मैं उनकी परेशानी कम करने की जरूर कोशिश करता। मेरी तीनों बहनें शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। अभी भी मुझे सड़क किनारे कोई अकेली लड़की खड़ी नजर आती तो मैं उसे घर तक छोड़कर आता। ये छोटी छोटी नेकियां ही तो होती हैं जो हमें एक दिन किसी बड़े मुकाम पर पहुंचा देती हैं।